नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और देश का सवाल में आपका स्वागत है। 70 दिन, हजारों सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की जांच को इस कदर भटका दिया है कि उसे रास्ते पर लाने में अभी सीबीआई को समय लगेगा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जगी तो है। सीबीआई ने अपनी पूछताछ का सिलसिला उसी चौकड़ी से शुरू किया जो मौत के दिन घर में मौजूद थे। चौकड़ी से पूछताछ में बयानों में बार बार बदलाव सीबीआई के लिए सबूत बन गए और अब सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच में जुट गई है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें टाइम ऑफ डेथ मिसिंग है, और अब बारी रिया चक्रवर्ती की है जिसे पूछताछ के लिए समन भेज दिया गया है और अब जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन उससे पहले पूछताछ होगी। फिर भी सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि 70 दिन बाद एक ऐसा मामला जो हाई प्रोफाइल हो जाता है, एक ऐसा मामला जिसमें तमाम चीजें पल पल बदलती हुई नजर आती हैं, उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। 70 दिन हो गए, ये तमाम सवाल कौन कौन से? 70 दिन से इंसाफ का इंतजार है लगातार, और सवाल 70 दिन से किसके इशारे पर नहीं हो रही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी? आखिर अब तक कोई क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? बड़ा सवाल है यहां पर, और इस सवाल पर सोचे जाने की भी जरूरत है। सीबीआई जांच का चौथा दिन आ गया, लेकिन कातिलों की गिरफ्तारी का दिन कब आएगा, यह भी बड़ा सवाल है। सुशांत की मौत से जुड़ी हर गुत्थी, हर साजिश, हर राज बार बार घूमकर रिया पर आ जाता है, लेकिन 70 दिन से उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। शायद किसी आका का हाथ उसके सर पर हो, लेकिन अब सीबीआई ने रिया को गिरफ्तार करने का शायद मन बना लिया है। उसके लिए सवालों की फहरिस्त तैयार कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की जा रही है और इसके लिए पूछताछ हो रही है। जगह जगह सीबीआई पहुंच रही है, तमाम कड़ियों को अपने हाथ में ले रही है। ईडी के खुलासे और बिहार पुलिस के सवालों के बाद रिया का किरदार सबकी नजरों में आ चुका है। उस पर सुशांत की हत्या की साजिश बुनने का सवाल इस तरह से उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन 70 दिन तक वो गिरफ्तारी से बची हुई है। अब तक क्या वजह रही कि मुंबई पुलिस थी जो बार बार रिया की मदद कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई कभी भी ऐसी स्थिति पर आ सकती है। एक रिपोर्ट देखते हैं। सत्तर दिन से इंसाफ का इंतजार, अब तक कोई नहीं हुआ गिरफ्तार। सीबीआई जांच का चौथा दिन, आ गया कातिलों की गिरफ्तारी का दिन। सुशांत की मौत से जुड़ी हर गुत्थी, हर साजिश, हर राज बार बार घूमकर रिया पर जाता है, लेकिन 70 दिन में उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। शायद किसी आका का हाथ उसके सिर पर है, लेकिन अब सीबीआई ने रिया को गिरफ्तार करने का मन बना लिया है। उसके लिए सवालों की फहरिस्त तैयार कर उसकी गिरफ्तारी का प्लान बना लिया है। जिस तरीके से ईडी और बिहार पुलिस ने खुलासा किया, उसके बाद अब पूरे मामले में सीबीआई सामने आ चुकी है और सीबीआई के सामने किसी भी सूरत में उसकी पूरी कलई खुलना साफ हो चुका है। और वजह यही है कि जो देखा होगा पिछले 70 दिनों से जो मुंबई पुलिस से लगातार बस्ती रही थी, वो लग रहा था कि मुंबई पुलिस सपोर्ट कर रही है, मुंबई पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसे अब इस बात का समझ में आ चुका है कि सीबीआई जो है वह तमाम तरीके से पूछताछ कर रही है। पूछताछ इस तरीके से है कि किसी भी सूरत में अब रिया का बचना जाहिर सी बात नामुमकिन है, और यही वजह है कि रिया के पास कभी भी सीबीआई पहुंच सकती है और कभी भी रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद से रिया ने क्या क्या किया, करीब करीब साफ हो चुका है। संदीप सिंह के साथ जब वो सुशांत का शव मॉर्चरी में देखने गई तो उसने सुशांत को बोला भी, बाबू मुझे माफ कर देना। सुशांत की प्रॉपर्टी पर उसकी और उसके परिवार की नजर थी ही। महेश भट्ट का रोल भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई 4 दिन से सुशांत के घर में मौजूद उन 4 लोगों पर शिकंजा कस चुकी है। केशव, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और रजत मेवाती से सीबीआई लगातार सवाल कर रही है। अब जांच की दिशा बदलने वाली है और रिया शिकंजे में आने वाली है। तो रिया की आजादी के दिन खत्म हो गए हैं, बस सुशांत के फैंस को उनकी गिरफ्तारी और कबूलनामे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सुशांत के घर की बात करें, कूपर हॉस्पिटल की बात करें, वाटरस्टोन रिजॉर्ट की बात करें या फिर और दूसरी जगह, इसमें बांद्रा पुलिस स्टेशन भी शामिल है। सीबीआई हर कहीं जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में अब लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ उस चौकड़ी से, उन 4 से जो कि सुशांत के घर में मौजूद थे, जो कि सुशांत के स्टाफ थे, सुशांत के साथी थे। आखिर क्या कुछ हुआ, अब सामने बैठकर पूछताछ करने की बात है। अब केवल मुंह जबानी सुनने की बात नहीं है, क्योंकि 70 दिन हो चुके हैं। ये जांच है कि क्या है, इस पर भी सवाल उठते हैं जो अब तक हुई। हमारे साथी अभिषेक शर्मा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सिलसिलेवार बताइए, इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, उन्हें इंट्रोड्यूस करूं, क्या कुछ आज हुआ है, क्या क्या किया गया है और पिछले 2-3 दिन से आज चौथा दिन आ रहा है, कहां पहुंचती दिख रही है सीबीआई? अभिषेक। और बिल्कुल राजू, देखिए सही कहा आपने, 4 दिन सीबीआई को हो चुका है। 4 दिन से लगातार सीबीआई पूरे मुंबई में हर जगहों पर चप्पे चप्पे पर दौड़ रही है और दौड़कर हर तरीके से, दौड़ना गलत कहना नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जो सुस्त रफ्तार थी, जिस तरीके से उन्होंने इतने दिनों तक इस केस को बचाने का प्रयास किया, वहीं सीबीआई 4 दिनों में उन सभी जगहों पर पहुंचने का प्रयास किया जहां जहां पर मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाती थी। अगर हम आज की बात करें, देखिए डीआरडीओ ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, यही वह डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहां पर एक केंद्र बना हुआ है सीबीआई का कि जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, यही वो जगह है मुंबई के कलीना इलाके का जहां पर तमाम लोगों को बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। आज 4 लोगों का, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, वही मेवाती और 4 लोगों से यहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। और सबसे खास बातें हैं, नीरज वह शख्स है जिससे सीबीआई शुरू से 4 दिन से लगातार पूछताछ कर रही है। अगर मेवाती की बात करें, जो उनका अकाउंटेंट रहा है, उसे आज ही बुलाया गया, यानी पहली बार आया है, लेकिन 3 दिनों से, पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। और अभी भी आपको बता दूं, कुछ देर पहले यहां सीबीआई की 2 टीमें अलग अलग दिशाओं में निकली हैं और हो सकता है कुछ अन्य जगहों पर जाके कुछ और चीजें खंगालने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच इतना ही नहीं, सीबीआई की जो टीम रही वो कूपर अस्पताल गई, दूसरे दिन भी कूपर अस्पताल जाके वहां पर डॉक्टरों का फिर से बयान लिया, डॉक्टरों से पूछताछ की। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम बैंकों में गई, एचडीएफसी बैंक गई, आईसीआईसीआई बैंक गई, कोटक महिंद्रा बैंक गई, इन सभी जगहों पर भी जाके उन्होंने गहन पूछताछ की, जानकारी ली कि पैसों का लेन देन कितना कहां हुआ है। इतना ही नहीं राजीव, आपको बता दूं, वाटरस्टोन जो कि अंधेरी इलाके में वाटरस्टोन एक बड़ा रिसोर्ट है जहां पर सुशांत 2 महीने रुके हुए थे। 2 महीने रुककर उन्होंने वहां पर रुके थे और वहां पर जो बताया गया कि जो जोशी नाम का व्यक्ति है उनसे हीलिंग करवाया था रिया के कहने पर, तो उस जगह पर भी जाकर उन्होंने बयान दर्ज किया, तमाम पेपर इकट्ठा किए। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई की टीम चौतरफा हर तरीके से हर एंगल जांच पड़ताल कर रही है और कहीं न कहीं इस बात पर पहुंची है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई सारे अहम जानकारियां सीबीआई को लग चुकी है। एक और चीज समझ में आ रही है अभिषेक, इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट के पास जाऊं, एक और चीज समझ में आ रही है कि सीबीआई की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर पूछताछ करती है, फिर अचानक लोगों को लेकर सुशांत के घर चली जाती है। यानी वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनपुट आते ही उस इनपुट को क्रॉस चेक करने की भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीबीआई जो आई है, देखिए आप समझ सकते हैं, हम आपके उसके ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि मुंबई पुलिस देखिए पूरे मामले में फेल हो चुकी है। अगर सीबीआई भी इस पूरे मामले में कहीं सही नतीजे पर नहीं पहुंची तो उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा तय माना जाएगा। यही वजह है कि सीबीआई तुरंत उस चीज को क्रॉस चेक करना चाहती। कारण उसका एक भी साफ है और भी है कि जितने भी जो यहाँ पर नीरज हो या सिद्धार्थ पिठानी हो, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं तालमेल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हमेशा वो लोग बयान बदल रहे हैं। और यही कारण है कि 4 दिनों से सीबीआई जब पूछताछ कर रही है, नीरज का लगातार बयान बदला जाना यह साफ दर्शाता है कि बहुत कुछ छुपा रहा है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार अपना बयान बदल रहा है, यही वजह है कि उन लोगों को ले जाकर या सीबीआई जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उन जगहों पर पहुंच रही है ताकि मालूम कर सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है। और यही वजह क्या आज की पूछताछ पूरी हो चुकी है अभिषेक? आप एसआईटी की बात करें, सभी लोग चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हमारे हमको दी इस वक्त, और देश का सवाल में इस वक्त हमारे साथ गेस्ट काफी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एसीपी वेद भूषण साहब जुड़ गए हैं जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी रहे हैं, श्याम दीवानी साहब सीनियर एडवोकेट और बड़े बड़े मामलों को इन्होंने देखा हुआ है, हमारी आज की समझ में इजाफा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वेद भूषण साहब, क्योंकि आपने तमाम तरह की जांच की हुई है, दिल्ली पुलिस से आप रहे हैं
हैं और एक लंबा वक्त आपने गुजारा है। ये मामला जितना हाई प्रोफाइल रहा, उस मामले में पूछताछ लगातार सीबीआई कर रही है और आज भी 4 लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। पता यह चल रहा है कि एक घर में रहने वाले ही लोग लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पीएम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब मुख्य आरोपी यानी रिया, जिसका नाम रखा गया था मुख्य आरोपी के तौर पर, क्या अब उस तक जाने का समय आ गया है? जैसा जानकारी मिल रही है कि समन कर दिया गया है, या आपको लग रहा है इसमें देरी हुई है कुछ? वेदभूषण साहब मेरे से है जी। जी आप हाँ, अब मेरे को आपकी आवाज आई है। सवाल एक बार बताएं, क्या सवाल है? वेदभूषण साहब, 4 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लगातार बयान बदल रहे हैं। पीएम रिपोर्ट जिन्होंने की, जिन्होंने पीएम बनाया, पीएम रिपोर्ट बनाई, उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की बात है। आपको लग रहा है कि अब रिया की गिरफ्तारी का वक्त नजदीक आ गया है? जो मेन एक्यूज रही है उसको अब तक, या तो क्या आप यह समझते हैं कि उसमें देरी हुई है? राजीव जी देखिए, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का एक साइंटिफिक तरीका है। वो इतनी जल्दबाजी में अरेस्ट नहीं करती कि आज मुकदमा दर्ज हुआ या इन्वेस्टिगेशन गई और अगले दिन अरेस्ट कर लिया। अभी 65 दिन बॉम्बे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है, कम से कम 65 दिन सीबीआई को भी दीजिए अपनी इन्वेस्टिगेशन करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। यदि इस तरह से हम जल्दबाजी करेंगे तो सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। क्या आपको लगता है कि 65 दिन सीबीआई को दिए जाने जरूरी है? सीबीआई से जो उम्मीद है उस हिसाब से 4 दिन के बाद सीबीआई को क्लूज मिल जाएंगे, जो तेजी दिख रही है सीबीआई की? नहीं, हाँ, यही मैं बता रहा हूं आपके चैनल को। हो सकता है कि 40 दिन छोड़ो, 70 दिन छोड़ो, 7 महीने इंतजार करना पड़े। सीबीआई ने 1-1 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अरेस्ट इफेक्ट करती है। आपको मैं केसेस के गिनवाना शुरू करता हूं। भंवरी देवी केस हुआ था जिसमें मदेरना एमएलए अरेस्ट हुए थे, 3 महीने बाद उनकी अरेस्ट हुई थी। इसी तरह आईएनएक्स मीडिया केस था, बोफोर्स केस था, बहुत लंबी फहरिस्त है। नोएडा डबल मर्डर केस, जो आरुषि वाला केस था। तो आप इतनी जल्दबाजी पे ना पहुंचे कि अभी मुकदमा सीबीआई पे पहुंचा है, कोई जादू की छड़ी लेकर सीबीआई की बात नहीं है एसीपी साहब, सीबीआई की बात नहीं है। बात यहां पर 70 दिनों की है। 70 दिन हो गए, एक शख्स तमाम चीजों में झूल रहा है। मुंबई पुलिस केवल पूछताछ कर रही है, जांच नहीं कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहां पर कमेंट करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जरूरत सीबीआई की है। तो क्या यहां सीबीआई भी अगर आपके हिसाब से इस तरह से वक्त लेगी तो फिर इंसाफ तो बहुत दूर की बात हो जाएगी? हाँ बिल्कुल लेगी, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल लेगी। और ये सालों आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं आप 70 दिन के लिए कह रहे हैं, मैं हो सकता है मैं सालों, आपको महीनों इंतजार करना पड़े किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। सीबीआई तब अरेस्ट करती है जब या तो उनको कोई किसी से रिकवरी करनी होती है या उनसे कोई डिस्क्लोजर कुछ पूछना होता है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन की तब जरूरत होती है सीबीआई को, तब उन केसेस के अंदर अरेस्ट करती है। हो सकता है इस केस में सीबीआई किसी को अरेस्ट ना करे और विदाउट अरेस्ट चार्जशीट पेश कर दे। इसलिए यह कहना कि सीबीआई कितने दिन लेगी अरेस्ट करने में, अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हो सकता है रिया चक्रवर्ती को और पिठानी वगैरह को अरेस्ट ही ना करें और उसको विदाउट अरेस्ट चार्जशीट भेज दें। चलिए श्याम दीवानी साहब, पूछताछ हो रही है, किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, सीबीआई को तय करना है। लेकिन इंतजार इतना ज्यादा हो चुका है, इतना लंबा हो चुका है। श्याम दीवानी साहब, इस केस को आप देख रहे हैं, आपने तमाम बड़े केसेस देखे हैं। पूछताछ कर रही है, रिक्रिएट कर रही है, रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, कूपर हॉस्पिटल पहुंच रही है, वाटर स्टोन रिजॉर्ट पहुंच रही है। सीबीआई पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। क्या आपको लगता है जो मेन एक्यूज बिहार पुलिस की एफआईआर में थी, अब उस तक जाने का वक्त आ गया है? क्या आपको लगता है देरी नहीं हो गई? मेरा सीधा सवाल इसलिए क्योंकि अब जो साथ में रह रहे लोग थे वो भी सुशांत सिंह राजपूत के, अब उनके बयानों में फर्क आने लगे हैं, वो बयान बदल रहे हैं। देखिए सीबीआई बयान आ रहे हैं, कैसे बयान प्रपोज जो अक्यूज है, जिनके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं, वो सीबीआई को कोऑपरेट कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने हमारे साहब ने पहले बताया, अभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का तरीका टोटल अलग रहता है। कानून में एक बार अरेस्ट होने के बाद में उसकी पुलिस कस्टडी में सिर्फ 14 डेज तक रखा जा सकता है। ये सब लिमिटेशंस को देखते हुए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका रहता है, जब तक अक्यूज से कोई, जैसे इन्होंने बताया, कोई रिकवरी की कोई चांस नहीं होती, या जब तक कि अक्यूज कोई
कोऑपरेशन नहीं देता है तब तक की सीबीआई उसको अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि एक बार अरेस्ट करने के बाद तो मैक्सिमम पुलिस बिल्कुल कस्टडी ठीक जो कह उनके रहे पास है हैं आप 14 डेज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैक्सिमम पुलिस कस्टडी 14 डेज की रहती है। 14 डेज के बाद में उनको फिर सीबीआई वापस उनको फिर पूछताछ नहीं कर सकती। इसलिए जब तक सीबीआई ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती कि उनको कोऑपरेशन नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा, तब तक के सीबीआई उनको अरेस्ट करेंगी नहीं उनको। यानी आपका कहना यह है कि सीबीआई पूछताछ करके तमाम चीजों को इतना पुख्ता कर लेना चाहती है कि अगर वो अरेस्ट करे तो कोर्ट में जाकर कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सके। सीबीआई का जो तरीका रहता है कि सबूत को पहले इकट्ठा करना है, सबूत को इकट्ठा करना है, और सबूत के इकट्ठे करने में जब तक आरोपी जो है जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे हैं, जब तक वो कोऑपरेट कर रहा है तब तक सीबीआई अपने तरीके से सबूत इकट्ठे करती है। जब उनको सीबीआई के ऑफिसर्स को पता लगे, ऐसा लगने लगेगा कि ये जो अक्यूज है, प्रपोज अक्यूज है, जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन है, उसके बारे में संदेह बहुत ज्यादा है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तब वो कस्टडी में लेते हैं, तब उसको कस्टडी में कस्टोडियल इंट्रोगेशन होती है। तब तक के वो उनको सीबीआई का तरीका जो रहता है वो नॉर्मल पुलिस के तरीकों से अलग रहता है। वो सबूत पहले इकट्ठा करते हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि कई मामलों में सही में ऐसा होता है कि चार्जशीट फाइल करने तक भी सीबीआई अरेस्ट नहीं करती, एकदम चार्जशीट फाइल करके न्यायालय में आरोपी के साथ में पेश कर देते हैं। चलिए, लेकिन आप सब तमाम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, जो तमाम कयास लग रहे थे कि रिया का पता नहीं है, लेकिन रिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात का खुलासा किया है कि रिया परिवार के साथ घर पर ही मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड पिछले 1 महीने से ज्यादा से बाहर नहीं निकला है। परिवार, ये पूरा का पूरा परिवार घर में मौजूद है। जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि जब बिहार पुलिस आई थी तब भी रिया का कोई पता नहीं था, घर पर रिया मिली नहीं थी बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस जब चली गई उसके बाद रिया जरूर पता चलने लगा रिया कहां है, किधर है, लेकिन गार्ड का यह खुलासा कि वो परिवार घर पर मौजूद है। तो एक बात तो तय है कि अगर यहां सीबीआई जांच के लिए बुलाती है तो रिया को फिर पेश होना होगा। अब रिया कहीं इधर उधर होने का बहाना भी नहीं बना सकती। गार्ड क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। तो भैया भी अंदर हैं, शोभिक भैया रात को वापस आ गए थे ना? क्या मालूम, गया होगा बाहर था, यही होगा, लेकिन आज होगा अंदर में सब। अभी तो गाड़ी निकली नहीं है। लेकिन नहीं, मैडम भी अंदर है। मैडम बाहर नहीं निकलती हैं? अरे बीमारी के डर से। कौन सी बीमारी? ये कोरोना। कोरोना की वजह से बाहर नहीं आती हैं? कोई नहीं आता है? ये तो है लेकिन कि घर के अंदर ही है ना? सब रहता है, यही तो घर है फिलहाल। आपसे बात होती है? नहीं, हम लोग नहीं जाता हूँ जरा। अच्छा, हमारा टीवी गेट के बीच रहता है। अच्छा। कभी देखता हूँ, कभी नहीं भी देखता। अच्छा। अभी देखा हुआ हो गया 1 महीना तो। तो अभी बाहर नहीं निकली? वही। ठीक। चलिए, गार्ड का कहना है कि पूरा परिवार घर पर मौजूद है, 1 महीने से बाहर परिवार नहीं निकला है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार हमें जो रिपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, वो जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ा खुलासा है और इससे एक बात तय हो जाती है कि रिया लगातार मुंबई में ही मौजूद रही है। बिहार पुलिस को जो जानकारी मिली थी वो गलत पहुंचाई गई थी, और अब सीबीआई चाहे तो रिया को कभी भी बुला सकती है, तमाम सवालों को उसके सामने रख सकती है। चलिए, अभिषेक शर्मा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, लगातार देश का सवाल में अपनी बात मुखर तरीके से रखते रहे हैं। ब्रजमोहन जी, आप लगातार यहां पर यह कहते रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी एनसीपी ने कभी यह नहीं कहा कि उसे किसी भी तरह की जांच से कोई परहेज है, कोई दिक्कत है। उल्टा वो आगे बढ़कर इसमें कोई भी जांच, स्वतंत्र जांच तक की बात आप करते रहे हैं लगातार। अगर सीबीआई अपनी जांच में मानिए, अगर अपनी जांच में महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों को हीलावाली के लिए अकाउंटेबल ठहराती है, तो एक तरीके से सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी उठते हैं। आप नहीं मानेंगे कि किरकिरी बहुत करवा दी महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले को लेकर? फिर नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अभी 2 बहुत जिम्मेदार लोगों ने आपके ही चैनल के माध्यम से बताया है कि जांच का अपना एक तरीका होता है, और जरूरी नहीं कि जो हम प्रिज्यूम करें या जो हम एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि ये जांच 1 दिन में पूरी होगी या 60 दिन में पूरी होगी या 1 साल में पूरी होगी, कि लक्ष्मण रेखा खींचना गलत है। महाराष्ट्र पुलिस अपने ढंग से जांच कर रही थी, सीबीआई अपने ढंग से जांच कर रही है,
ईडी अपने ढंग से जांच कर रही है। देखिए, ईडी 1 अगस्त को मुंबई पहुंची थी, आज 24 तारीख हो गई है। अभी तक ईडी ने ना तो कोई प्रेस नोट जारी किया है, ना अपनी जांच की फाइंडिंग्स को, जो जांच उन्होंने अभी तक की है, ना ही उसकी कोई जानकारी उन्होंने अधिकृत रूप से किसी को दी है। तो जांच करने का एक तरीका होता है। लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने ढंग से बात कह रहे हैं। चूंकि सुशांत सिंह जी एक बहुत ही नोन फिगर थे और लोग उनमें एक अच्छे उभरते हुए कलाकार को देख रहे थे, तो चूंकि लोग उनके प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए वो अपनी बातें कह रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जांच जल्दी से जल्दी हो। जो अगर किसी ने अपराध किया है, सचमुच यदि उनकी हत्या की है, तो वो जल्दी से जल्दी सामने आए। ये एक आम आदमी की डिमांड है। लेकिन जांच एजेंसियों की भी अपनी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे देश का कानून कहता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे उसके पीछे 10 दोषी लोग छूट जाएं। तो ये जो हमारा जो लीगल जो क्रिमिनल लॉ है, उसका जो एक थ्रस्ट है, उसका जो विजन है, उसको ध्यान रख के किसी भी जांच एजेंसी को काम करना होता है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी कभी भी सीबीआई जांच का किसी स्तर पर विरोध नहीं किया, क्योंकि सीबीआई की जांच का विरोध महाराष्ट्र पुलिस अपना काम कर रही थी। अपना काम करने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी जांच एजेंसी को उन्होंने रोका हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने अपना पक्ष रखा था कि हम बेहतर तरीके से जांच कर रहे हैं और हम लोग जांच करने में कैपेबल है। लेकिन अंततः सारा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में छोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेहतर फैसला लिया है, उस फैसले के अनुरूप आज सीबीआई को हर तरह की मदद मिल रही है। जितनी पुलिस ने जांच की थी वो पूरी जांच जी हाँ, शायद वो जो मदद मिल रही है उसी के चलते सीबीआई काम भी कर पा रही है, वरना बिहार पुलिस को किस तरह की मदद मिली हम सब ने देखा है। चलिए, हमारे साथ शिवानी भी इस वक्त जुड़ी हैं। इन्होंने ही उस गार्ड से बात की, उस घर पर जाकर देखा। शिवानी, गार्ड से भी बात की होगी और आपने खुद भी वहां पर देखा होगा, क्या समझ में आया, क्या लगा आपको, क्या उम्मीद है? परिवार वहीं मौजूद है और मौजूद है तो इस बात की उम्मीद कितनी लगती है कि वो परिवार जल्द से जल्द सीबीआई के बुलावे पर हाजिर भी होगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऐसा कई सारे पोर्टल्स में लिखा जा रहा था, बताया जा रहा था कि रिया अपने जो सैंटा क्रूज का जो घर है वहां से भाग चुकी है, वहां से गायब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आज हम वहां उनकी सोसाइटी में पहुंचे तो उनकी कार भी वहीं मौजूद थी, पार्क में थी। और जब एकदम जो मेन गेट पर खड़े रहते हैं वॉचमैन, उन्होंने भी यही बताया कि जो रिया है अपने पूरे परिवार यानी कि माता, पिता और भाई शोविक के साथ इसी घर में मौजूद है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये मेंशन जरूर किया कि पिछले 1 महीने से रिया चक्रवर्ती बिल्कुल भी बिल्डिंग में यहाँ से वहां नजर नहीं आती हैं। उनकी मूवमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी है। घर में से सिर्फ शोविक ऐसे हैं जो किसी काम से या डॉक्यूमेंट से या किसी भी अन्य कारणों से बाहर जाते हैं और फिर वापस दोबारा लौटकर, भले ही वो दिन में ना आए लेकिन देर रात में वो दोबारा घर में ही लौट कर आते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है, जैसे कि रिया चक्रवर्ती की जब कॉल डिटेल सामने आई थी, कई सारे खुलासे हुए कि उनके कई सारे लोगों के साथ लगातार संपर्क हो रहे थे। कई सारे बॉलीवुड के लोगों का भी नाम सामने आया। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती नॉर्मल फोन कॉल से किसी को भी कनेक्ट नहीं कर रही है। वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों से बात कर रही है, जिसका प्रूफ हमें ये मिला था कि उनकी सोसाइटी का ही एक सिक्योरिटी मेंबर है जिसे नेपाली करके वहां पर बुलाया जाता है और नेपाली के जरिए ही रिया चक्रवर्ती सारी जानकारियां लेती हैं कि सोसाइटी में बाहर कौन खड़ा है, कितने मीडिया के लोग हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। शिवानी, तो क्या समझा जाए कि गिरफ्तारी का डर है कि रिया परिवार ने और खुद रिया चक्रवर्ती ने खुद को उस घर में बंद कर लिया है, या ये माना जाए कि वो अपने कानून के जानकारों के साथ या बाकी लोगों के साथ मिलकर अपना कोई एस्केप रूट तलाश कर रही हैं? जी, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जैसे ईडी के दफ्तर में भी जब रिया को समन भेजा गया था, रिया पेश हुई थी, उन्होंने एक ही बात दोहराई थी कि जो दस्तावेज उनके पास नहीं है उसके लिए उनकी लीगल टीम बात करेगी। तो इस वक्त रिया डिजिटल मीटिंग के जरिए अपने लॉयर्स के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो फरार नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो फरार हो जाएंगी तो सीबीआई उनके लिए जो सर्च वारंट दाखिल करेगी वो रिया और चक्रवर्ती फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा होगा। हालांकि वो फिलहाल किसी से मिलना जुलना टाल रही है। उनकी हर एक प्रतिक्रिया पे मीडिया की, सीबीआई और पुलिस की नजर है, जहां पर वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी जो लीगल टीम है, जो उनके लॉयर्स हैं, वही सीबीआई के सामने जाएं और सारे प्रूफ्स और सारे स्टेटमेंट रखें, ना कि रिया को खुद जाना पड़े। तो कुछ उस तरह से रिया और पूरा परिवार बचते बचाते फिलहाल सीबीआई से पिछले 1 महीनों से अपने सैंटा क्रूज के घर में खुद को सेल्फ लॉक रखे हुए है। सिर्फ चक्रवर्ती फैमिली से शोविक ऐसे हैं जो बाहर मूवमेंट करते हैं पर किसी भी तरीके
से वो भी अपनी जबान खोलने को तैयार नहीं है जबान खोलने को, और शायद तैयार इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके जो लॉयर्स हैं, जो कानून के जानकार हैं, शायद उन्होंने उन्हें इस तरह करने की ताकीद की हो, लेकिन अपने घर में है। ये सीबीआई के लिए बड़ी खबर हो सकती है। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ा हुआ है। वेदभूषण साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसीपी हैं रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से, और हमारे साथ अशोक सरावगी साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि जाने माने वकील हैं। अशोक सरावगी साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले वेदभूषण साहब, आप लगातार कह रहे थे कि सीबीआई को अपना वक्त लेना चाहिए। हालांकि 70 दिन वैसे भी हो चुके हैं, 4 दिन सीबीआई की पूछताछ को हो ही गए हैं, लेकिन आपने एक लंबा वक्त गुजारा होगा ऐसे तमाम मामलों को देखते हुए, समझते हुए। कई सारी चीजें इस पूरे मामले में ऐसी रही जैसे कि किसी ने नहीं देखा कि सुशांत लटके हुए हैं सिवाय इसके कि दीपेश और नीरज के अलावा, यानी कोई और नहीं जानता इसके बारे में। उस जगह की क्राइम सीन की कोई वीडियोग्राफी नहीं होती। पड़ोसी कहता है रात 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, जो रात में 3-3 बजे तक जलती थी, और दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें टाइम ऑफ डेथ गायब होता है। आपको समझ में, आपको नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टिगेटर जो आपने काम किया इस केस में तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसको आत्महत्या बनाने की तरफ आगे बढ़ाई गई, इसको हत्या की तरफ किसी का ध्यान ना जाए ऐसा पेश किया गया, या सबूत मिटाने की कोशिश हुई या हो रही है? जो एनसीपी के प्रवक्ता और जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है और बैलेंस प्रतिक्रिया दी है। अब आप पोस्टमार्टम पर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, सुनंदा पुष्कर केस के अंदर पूरा 1 साल दिल्ली पुलिस को इंतजार करना पड़ा। जब उसकी रिपोर्ट आई तब मुकदमा दर्ज हुआ। आज तक उसमें शशि थरूर की अरेस्ट नहीं हुई है और अभी वो मुकदमा, उसमें चार्ज भी नहीं लगा। 6.5 साल तो आपका इशारा मैं जो समझू, आपका इशारा जो समझू वेदभूषण साहब, अगर आप मुझे सुनंदा पुष्कर का हवाला दे रहे हैं, यानी यहां भी आप मानते हैं कि केस खराब किया जा रहा है? नहीं, केस नहीं खराब करा जा रहा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। जी, जैसे अभी आपने कहा बिसरा रिपोर्ट नहीं आई, बिसरा रिपोर्ट यदि 6 महीने नहीं आएगी तो आप सीबीआई पर सवाल पैदा करेंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। पोस्टमार्टम में जो टाइम नहीं दिया गया है, इस तरह के 99% वेदभूषण साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपके अनुभव पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, समय ज्यादा लगेगा तो सबूतों से छेड़छाड़ की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, और सबूत नहीं रहेंगे तो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी सीबीआई? सरावगी साहब, यहां पर आपसे सबूतों से छेड़छाड़ का भी क्या शक गहराता है? अगर 70 दिन कुल हो चुके हैं अब तक कुल मिलाकर, लेकिन 4 दिन की तेजी ये उम्मीद जताती है। आपको क्या लगता है, क्या सबूतों से छेड़छाड़ भी सीबीआई के सामने एक समस्या बन सकती है इस पूरी जांच में? देखिए, जिस हिसाब से सीबीआई को जिस स्टेज पे केस दिया गया है, डेफिनेटली तब तक मेजर सबूत जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मगर सीबीआई एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनको पता है कि उनको कैसे रीजनरेट करना, मगर उसमें हो सकता है कुछ वक्त लगे। मगर जहां तक मैं देख रहा हूं, सीबीआई ने काफी फास्ट काम किया है और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई महीनों या सालों इंतजार करना पड़ेगा। डेफिनेटली सीबीआई जो है बम्बई छोड़ने के पहले कुछ न कुछ निष्कर्ष पे जो आएगी। जिस हिसाब से सबूत सामने आए हैं, उस हिसाब से अब धीरे धीरे केस जो है टर्न होते जा रहा है और लग रहा है कि ये नॉर्मल एक आत्महत्या का केस नहीं है। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में यह हत्या का मामला सामने आए। सरावगी साहब, आप लगातार इस बात पर भी जोर देते रहे हैं, मैंने कई जगह आपकी बातें सुनी है और आपकी कई बात जिसमें आपने कहा है कि एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसे मुंबई पुलिस ने सिरे से दरकिनार कर दिया था, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सीबीआई के पास जाती है तो काफी कुछ पता चल पाएगा कि इस केस की जड़ क्या बहुत पीछे से तो नहीं है। जी देखिए, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो नवंबर की है, वो करीबन 45 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जहां सुशांत ने एक मीटिंग बुलाई थी और अपना इच्छा जाहिर की थी कि हो सकता है शायद मैं जो फिल्म लाइन छोड़ दूं, और उससे काफी अलग अलग ऑप्शंस जो हैं उसके अंदर डिस्कस किए थे। उस मीटिंग में जो है वकील, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो थे, और एक इंसान को स्पेसिफिकली कहा गया था कि किसी को पता ना चले, आप ये मीटिंग पूरी रिकॉर्ड करोगे, और उस हिसाब से वो मीटिंग जो है पूरी रिकॉर्ड हुई है। और उस मीटिंग में सब कुछ आया है कि सुशांत की आगे क्या इच्छा थी, सुशांत क्या करना चाहता था,
उस दिन उसका क्या बैंक बैलेंस था, वो अपने पैसे। लेकिन इन तमाम इच्छाओं के बाद सवाल तब लगते हैं जब बताया जाता है वो बाइपोलर है। कभी ये सवाल आ जाता है कि उसके पिता की 2 शादियां हुई थी, कभी पिता से संबंध अच्छे नहीं थे। कहीं बहुत ऐसा लगता है कि खिलवाड़ बहुत ज्यादा हो गया उनकी तरफ से, जो जिम्मेदार थे। आप सब हमारे साथ बने रहे, हेडलाइंस का वक्त हो गया। हेडलाइंस के बाद सीधे लौटकर आते हैं, क्योंकि सुनील शुक्ला जो कि हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुनील जोशी जो कि सुशांत के दोस्त हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आपसे सीधा सवाल इस वक्त ये है कि क्या आपको लगता है जो जांच अब शुरू हो चुकी है, जो तेजी हमको इस वक्त दिखाई पड़ रही है, मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, कहते हैं हथेली पर सरसों नहीं उगती, जैसा कि हमारे तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि सीबीआई जांच कर रही है, थोड़ा वक्त ले सकती है, हम भी उस चीज को मानते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है उसको देखकर आपको लगता है कि रिया को समन किया जा चुका है? क्या उम्मीद है, क्या उम्मीदें जगती हैं इससे? अगले दिन की जो एक स्क्रिप्ट बनाई गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, चाबी वाले को बुला लेते हैं, चाबी वाला रूम के हॉल से जब रूम तक जाता है 20 सेकंड लेते हैं, जब वो खोल देता है बाहर जाते जाते 20 सेकंड में किसी ने भी दरवाजा खोल के ये नहीं देखा कि वो टांगा हुआ है, और किसी ने चिल्लाया नहीं, और ना चाबी वाले ने सुना ना अंदर देखा। तो ये अंदर जो अंदेशा है बहुत क्लियर है कि ये चारों लोग ने मर्डर किया है और उनको टांग दिया। कितना भी जिम वर्कआउट कर ले मेरे साथ, कितना भी मजबूत आदमी हो, क्या फांसी लगाने के बाद, टंगने के बाद उसका आंख बाहर नहीं आएगा? ऐसा कौन सा जिम का वर्कआउट है जो आंख बाहर नहीं आएगा? फांसी लगाने के बाद ऐसा क्या वर्कआउट है कि जीभ बाहर नहीं आ जाएगा, या गला इतना मजबूत हो कि इसकी हड्डी नहीं टूटेगी? तो ये जो भी थ्योरी बनाई है ये इंटेंशनली बनाई गई। दूसरा, जो बिल्डिंग है माउंट ब्लैंक से आप गूगल मैप कर लीजिए, केवल 1.5 किलोमीटर 4 मिनट का ड्राइव है भाभा हॉस्पिटल, और कूपर हॉस्पिटल जहां लेके गया वो 6.5 किलोमीटर है 20 मिनट। तो क्यों नहीं 4 मिनट जहां लंबा था हॉस्पिटल वहां नहीं लेके जाके आप कूपर हॉस्पिटल ले जाते हो, जहां पे 4 डॉक्टर लोग उनका पोस्टमार्टम करते हैं, चारों लोग सिग्नेचर करते हैं, एफर्म करते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आपको टाइम ऑफ डेथ डालना पड़ता है। अगर टाइम ऑफ डेथ अगर वो डाल देते तो जो लोग सिद्धार्थ पटानी है या नीरज है, ये अपने जो स्क्रिप्ट बनाए उससे ओझल हो जाते हैं, या वो स्क्रिप्ट मैच नहीं होता। तो टाइमिंग नहीं डालने से ये होगा कि चारों लोग जो चीज पे अड़े रहेंगे, जो बात पे, उसको माना जाएगा। अगर ये टाइमिंग डाल देते कि 10 घंटा पहले हुई है या 8 घंटा पहले हुई है, तो ये चीज सिद्ध हो जाती थी कि रात में हुआ है, कि सुबह नहीं हुआ। रात में ये लोग सो गए थे 10:30 के बाद, तो कितने लोगों का मोबाइल चालू था, कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे थे? तो सोने के बाद तो कोई मोबाइल नहीं उठाता है, सीधा सीधे उठाएगा। तो ये चीज सिद्ध हो जाती। तो टाइम नहीं डालना एक सबसे बड़ा नाकामियत नहीं है, ये स्क्रिप्ट, ये क्या बोलते हैं, प्लान स्क्रिप्टेड है। आपका कहना है स्क्रिप्टेड है। चलिए, हमारे साथ तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं, समय थोड़ा कम है, मैं सबके पास एक एक करके जाऊंगा, क्योंकि वेद भूषण जी हमको बहुत तरीके से बात समझा रहे थे, खुलकर अपनी बात रख रहे थे। वेद भूषण जी, आपको क्या लगता है, इतनी लंबी जांच बिहार पुलिस ने भी की, मुंबई पुलिस ने भी की, और अब सीबीआई भी कर रही है, कितना वक्त लगना चाहिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए? आपने भी जांच की होगी कि उसको गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ाया जाए या अरेस्ट की तरफ आगे बढ़ाया जाए, संक्षेप में। अभी गिरफ्तारी तो छोड़िए, अभी तो ये भी आपको इंतजार करना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को कब इंट्रोगेशन के लिए बुलाएगी। दूसरा, जो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समन जारी कर दिया गया है। कानून के बारे में बिल्कुल नहीं है, सम्मन जारी नहीं होता। आपको मैं बता रहा हूं, सम्मन नहीं होता है। हिंदुस्तान में 160 सीआरपीसी में क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी महिला को 15 साल से कम बच्चे को सम्मन नहीं होता। आप बिल्कुल बहुत अच्छी, चलिए, अधूरी है। आप हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं वेद भूषण साहब, मैं उसको उसी तरह से ले रहा हूं, आपकी भी बात यहां पर उसी तरीके से दर्शकों के सामने रख रहा हूं। चलिए सरावगी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, इतनी लंबी पूछताछ के बाद अब आपको क्या उम्मीद लगती है, कब सीबीआई उस जगह पहुंचने की उम्मीद में होगी जहां पर कहा जाता है कि पूछताछ के बाद बुलाकर वो निष्कर्ष पर पहुंचे और गिरफ्तारी पर आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो सीबीआई को एक निष्कर्ष पे आना होगा कि आत्महत्या है या हत्या है, और उसके बाद में जो है सीबीआई, अगर सबके बयान जो है आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग बयान है,
तो डेफिनेटली वो एक स्टेज आती है जहां अरेस्ट करके कस्टोडियल इंट्रोगेशन। अशोक जी, एक सवाल यहाँ पर छोटा सा, अगर ये आत्महत्या होती तो क्या बयानों में इतना विरोधाभास आता उन लोगों के साथ जो उसी घर में मौजूद थे? हत्या की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। ये जो सर्कमस्टेंसेस खड़े हुए हैं उसके अंदर क्लियर लग रहा है कि ये हत्या है। और जहां तक समन्स का सवाल है, डेफिनेटली जो 41A है उसके अंदर बिफोर अरेस्ट जो है पुलिस या सीबीआई जो है समन्स इशू करती है। अगर आप कोऑपरेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो उन्हें कारण। चलिए संक्षेप में श्याम दीवानी जी आपसे भी, अब आपको क्या लगता है सीबीआई का अगला कदम क्या हो सकता है? जी, एम आई ऑडिबल? जी। देयर इज ए मर्डर, अगर मर्डर है और चलिए, सीबीआई जांच का चौथा दिन है। तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े उनका यह कहना था कि सीबीआई को भी वक्त देना चाहिए और सीबीआई अगर वक्त लगाएगी तो शायद बेहतर निष्कर्ष पर आगे पहुंचेगी। 4 दिन से सीबीआई जांच कर रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सबका देश का सवाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 दिन से सीबीआई जांच कर रही है। बयान बदलते जा रहे हैं उन लोगों के जो लोग उस घर में मौजूद थे जहां पर यह मौत हुई, जिसे आत्महत्या और हत्या में उलझा कर रख दिया गया। उम्मीद सिर्फ इतनी कि अब जब रिया चक्रवर्ती को भेजा जा चुका है बुलावा कि वो आए और पूछताछ में शामिल हो, तो उसके बाद जरूर उम्मीद की जा सकती है कि निष्कर्ष जल्द सामने होगा, सीबीआई परिणाम सामने रखेगी जरूर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर आगे भी आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।